कक्षा 11 के पाठ 9 में खंड ख के पाठ 9 में निर्देशन शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिक पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको अर्थ परिभाषा की चर्चा हमने की थी। आज मैं आप लोगों को निर्देशन के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताऊंगी। निर्देशन के अर्थ संबंधी विवरण का विश्लेषण यदि करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्यों के जीवन में सदैव से ही निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्देशन अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया रहा है। निर्देशन के उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उत्तम एवं समृद्ध बनाने से संबंधित रहे हैं। यही कारण है कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने निर्देशन के उद्देश्यों के महत्व एवं भूमिका को स्पष्ट करते हुए अपने विचार एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार से निर्देशन के उद्देश्यों को प्रस्तुत करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जैसे स्किनर महोदय ने कहा कि आधुनिक शिक्षा के निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, रुचियों और अवसरों के अनुकूल संबंधित चुनाव में सहायता करना। यानी कि वो कुछ चयन करना चाहता है तो उसको इस तरह से वो चयन करे कि जो उसके अंदर काबिलियत है, जो उसके अंदर गुण हैं, जिस तरह की उसके अंदर उसके रुचि है, वो सब उसके कार्यों के द्वारा प्रदर्शित हो। जोन्स महोदय ने कहा है कि निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में अपने स्वयं की समस्याओं का समाधान करने और अपने स्वयं के अनुकूलनों को करने की योग्यता का अपनी क्षमता के सीमा तक विकास करना है। इसी तरह से रस्क महोदय ने, एलिन महोदय ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक ने कहा है कि निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना। उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करना है। एलिस महोदय ने भी कहा है कि निर्देशन का सामान्य उद्देश्य व्यक्तियों को अपने वातावरण में यथासंभव सबसे अधिक सामंजस्य और सबसे अधिक प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता प्रदान करना है। तो ये सारी जो विचार हैं ये मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। इन सबके बाद कुछ विभिन्न प्रकार और भी मनोवैज्ञानिकों ने उद्देश्यों की चर्चा की, जिनके आधार पर हम आपको निर्देशन के कुछ सामान्य उद्देश्यों को उल्लेखित किया जा रहा है। पहला जो है वह निर्देशन के जो सामान्य उद्देश्य हैं, संबंधित व्यक्ति में एक प्रकार की शक्ति या क्षमता को विकसित करना है, जिसके आधार पर व्यक्ति आत्मनिर्देशन की योग्यता को अर्जित कर ले। निर्देशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनमें निहित योग्यताओं, शक्तियों तथा क्षमताओं के प्रति जागरूक करना होता है, ताकि व्यक्ति उनको विकसित करके उपयोग में ला सके। निर्देशन का निर्धारण एक उद्देश्य है संबंधित व्यक्ति को समुचित सहायता या सुझाव प्रदान करना, जिनको एक मिनट, ये जरा सा दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको पाकर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ यथासंभव अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित कर ले। चौथा है, निर्देशन का एक अन्य उद्देश्य यह स्वीकार किया गया है कि निर्देशन द्वारा संबंधित व्यक्ति को ऐसी सहायता प्रदान करता है जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक अपना विकास कर सके तथा उस क्षमता के अनुरूप समाज में अपना योगदान करे। तो निर्देशन का पांचवा उद्देश्य इन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक, संख्यात्मक
संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास करने में आवश्यक सहायता प्रदान करना, ताकि व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित कर सके। छठा उद्देश्य है निर्देशन का निर्धारित उद्देश्य है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं के अनुरूप सही चुनाव करने में सहायता मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुख्य रूप से शैक्षिक तथा व्यावसायिक जगत से संबंधित यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। जब तक हमें समाज की, देश की, काल की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होगा बच्चों, तब तक हम उचित रूप से अपनी योग्यता और क्षमताओं का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करके परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये थे उद्देश्य। अब है निर्देशन की प्रकृति। निर्देशन के अर्थ, महत्व तथा उद्देश्यों के साथ साथ इसकी प्रकृति को भी जानना आवश्यक है। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि निर्देशन का स्वरूप एक प्रक्रिया के रूप में होता है। निर्देशन की क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम व्यक्ति को आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा इसके उपरांत उसे इस प्रकार की सहायता एवं सुझाव प्रदत्त किए जाते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति कर सके, समुचित पूर्ति के लिए प्रयास करता रहे तथा प्राप्त करने में सफल हो सके। निर्देशन की प्रक्रिया की एक विशेषता यह भी है कि यह निरंतर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया। इसका स्पष्टीकरण यह है कि निर्देशन की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आजीवन चलती रहती है। निर्देशन जीवन के सभी पक्षों से संबंधित हो सकता है। व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य तो औपचारिक रूप से संपन्न किए जाते हैं तथा वह अपने कुछ कार्यों को अनौपचारिक रूप से भी पूरा कर लेता है। यही कारण है कि निर्देशन को भी औपचारिक निर्देशन से संबंधित औपचारिक निर्देशन तथा अनौपचारिक निर्देशन के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे जो शिक्षा आप विद्यालय आकर के लेते हैं, जो कक्षा में शिक्षिका और आपकी सभी विषय अध्यापिका पढ़ाती हैं, फिर उनका टेस्ट लेती हैं, फिर उसकी परीक्षा होती है और एक औपचारिक रूप से उसका रिज़ल्ट भी निकलता है और आपको एक सब मान्यता मिल जाती है कि आप हाई स्कूल इंटर या बैचलर हो गए हैं। लेकिन कुछ ज्ञान आपके माता पिता और गुरु देते हैं जिसकी कोई ऐसी सर्टिफाई नहीं होता है, जो आपकी उस शिक्षा का सर्टिफिकेशन तो नहीं होता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व ही उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। तो ये ऐसे शिक्षा को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? तो जैसे निर्देशन को भी औपचारिक अनौपचारिक रूप में प्रदान किया था। हमारे दैनिक जीवन में जब मित्र, समूह या परिवार के नातेदार के संबंधियों के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय में सुझाव या निर्देश या विषय से दिए जाते हैं, तब इस निर्देशन को अनौपचारिक शिक्षण या अनौपचारिक निर्देशन कहा जाता है। और एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से सुझाव, परामर्श या निर्देशों दिए जाते हैं, तो ऐसे निर्देशन को औपचारिक निर्देशन कहते हैं। अब है बच्चों, निर्देशन की क्या समस्याएं हो सकती हैं या होती हैं। और एक बात इसी बीच में हम आपको ये भी कहना, कई बार प्रश्न आता है कि निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी आपको बताया था कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये सारी बातें आपको उसमें बतानी होंगी। ठीक है, ये जो पूरा पैराग्राफ है उसकी प्रकृति, उसकी जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें ये सारी बातें एक्चुअली निर्देशन का संबंध किसी आयु विशेष से नहीं होता है।
कुछ व्यक्ति समझते हैं कि निर्देशन की आवश्यकता केवल छात्रों या बेरोजगारों, युवक युवतियों को ही होता है, या जो समस्याग्रस्त होते हैं उन्हीं को होता है। यह धारणा उचित नहीं है। निर्देशन की आवश्यकता तो प्रत्येक आयु के व्यक्ति को हो सकती है। एक शिक्षित अच्छे व्यवसाय में संलग्न तथा विवाहित व्यक्ति को भी निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी वृद्ध, विधुर अथवा विधवा को भी निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। निर्देशन के विषय में यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि केवल अभावग्रस्त व्यक्ति को ही निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हर प्रकार के जीवन में हर प्रकार के से संपन्न व्यक्ति को भी जीवन के किसी स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको पैसा कमाने के संबंध में जानकारी या निर्देशन दिया जा सकता है, और किसी ने पैसे बहुत कमा लिए हैं तो उसको उन पैसों को कैसे अपने जीवन में खर्च करने, उसको संभाल के रखने या उसका उचित अनुचित उपयोग से संबंधित निर्देशन भी लेना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इन सब आवश्यकताओं का उल्लेख करने के साथ साथ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से के निर्देशनों की आवश्यकता हो सकती है। एक ही व्यक्ति को बाल्यावस्था में स्वास्थ्य संबंधी, किशोरावस्था में शिक्षा संबंधी और युवावस्था में व्यवसाय संबंधी तथा प्रौढ़ावस्था में पारिवारिक तथा समायोजन संबंधित तथा वृद्धावस्था में पुनः समायोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी निर्देशनों की आवश्यकता होती है। किंतु इन आवश्यकताओं के साथ साथ इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि वृद्धावस्था तक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्देशन को निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आपको अगले उसमें वीडियो में पढ़ाएंगे निर्देशन की समस्याएं। थैंक यू बच्चों। अभी आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप निर्देशन के उद्देश्य और निर्देशन के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के संबंध में लघु प्रश्न आते हैं बच्चों। थैंक यू।